कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग साकुटो नाम का एक लड़के को देखते हैं, जहाँ पर वो नींद से उठकर पागलों की तरह सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो लड़की थी कौन। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुटो लाइब्रेरी पे पढ़ने के लिए आया था और वो अपना बुक ढूंढ ही रहा था। तभी अचानक से वो एक सेक्सी लड़की को देखता है जो कि बनी आउटफिट पहना हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है, इतने सालों बाद बुक ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी पे मुझे एक सेक्सी लड़की मिल ही गया। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ जहाँ पर वो ये देखता है कि वो तो वहाँ पर इधर उधर घूम रही थी जिसको कि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। ये देखकर तो उसको समझ आ गया था कि कोई भी उसको देख नहीं पा रहा है। इसी वजह से आगे वो उस लड़की से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा आउटफिट काफी ज्यादा सेक्सी है, क्या तुम एक पर्सनल रूम पे जाकर मेरे साथ बहुत सारा कुछ करना चाहोगे? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरे साइड वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो तुम ये सारा कुछ चीजें भूल जाना। ये कहकर वो लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि साकुटो तो अपने बहन के साथ एक ही बेड पे सो रहा था। समझ रहे हो ना। और आगे जब भी साकुटो उठकर ये देखता है वो उससे कहने लगता है कि तुम अभी बड़े हो चुके हो, इसी वजह से तुमको मेरे साथ सोने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात पे वो सारा कुछ इमेजिन करते करते तो उसका हर बार खड़ा हो जाता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे रूम पर आ गई। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसी वजह से अगली बार से तुम मेरे साथ कुछ हरकत बिल्कुल भी मत करना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुटो ट्रेन से अपने दोस्तों के साथ स्कूल पर जा रहा था, जहाँ पर वो अपने दोस्त कुनामी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको बनी गर्ल पसंद है, जहाँ पर वो ये भी पूछता है कि क्या तुम माई को जानते हो। वो बताता है कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो एक आइडल है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसी वजह से वो हर दिन अकेला स्कूल पर आता है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर साकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी स्कूल पे उसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं सबसे पहले उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा और उसके बाद एक ही बेड पे। और वो ये सा कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में उस जगह पर कुनामी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से कुनामी का हाथ को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुटो अकेला बैठकर अपना खाना खा रहा था और तभी इतने में उस जगह पर कुनामी के गर्लफ्रेंड आकर उससे कहने लगती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड कुनामी से दूर रहा करो। और वैसे भी तुमको याद होगा कि तुम कैसे काफी सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर साकुटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारा पीरियड चल रहा है। उसका ये बात को सुनकर वो चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि साले एक बार बाहर मिल फिर दिखाती हूँ। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो साकुटो अकेले ही अपने घर पर जा रहा था। और आगे जब भी वो स्टेशन पर जाता है वहाँ पर तो माई भी खड़ी हुई थी और वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर था, इसी वजह से उसके पास कुछ लोग आ रहे होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, जो देखकर वो जल्दी से माई के सामने जाकर उन दोनों से कहने लगता है कि मैं जॉनी सिंह हूँ और मैं उससे भी काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ, मुझसे भी फोटो खिंचवाओ। उसका ये बात को सुनकर वो बंदा उसको गाली देते हुए चुपचाप अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसा कुछ करता हुआ देखकर आगे माई उसको थैंक यू कहती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ट्रेन पे एक साथ बैठे हुए थे। माई पूछती है कि तुम तो वही बंदे हो ना जो कि हॉस्पिटलाइज हुआ था। वो बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम बनी आउटफिट पहनकर क्या कर रहे थे लाइब्रेरी पे, और आखिरकार तुमको कोई देख क्यों नहीं पा रहा था, क्या ये कोई मैजिक है? लेकिन मानना पड़ेगा तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा सेक्सी लग रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो बताती है कि ये उस दिन का बात है जब मैं घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर गई थी और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर कोई मुझे पहचानता नहीं है, और बाद में जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि इस जगह पर मुझे कोई भी देख ही नहीं पा रहा है। और शायद तुमको ये सब कुछ सुनकर अजीब लग रहा होगा। वो कहता है कि मुझे अजीब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा पहले मेरे बहन के साथ भी काफी बार हो चुका है, और मुझे जितना दूर पता है इसको एडोलेसेंस सिंड्रोम कहा जाता है। इसी वजह से मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर ये आगे वो माई को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है, और आगे जब भी वो उसके रूम के अंदर जाता है यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत हरकत ना कर दे। और उसने जैसे इमेजिन किया था आगे साकुटो भी ठीक वैसा ही करता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना कपड़े को उतार कर उसको अपना बॉडी दिखाने लग जाता है। माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो असल में उसको अपना एक निशान दिखा रहा था। उसका ये निशान को देखकर आगे माई उसको छूते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये निशान तुम्हारे शरीर पर कैसे आया। लेकिन दूसरे हम लोग साकुटो को देखते हैं जो कि इस चीज का मजा ले रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
और आगे साकुटो उसको बताने लग जाता है कि ये सब कुछ असल में मेरी बहन के साथ पहली बार स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर वो उसको एक फोटो दिखाते हुए कहने लग जाता है कि एक दिन अचानक से मेरे बहन के बॉडी पर काफी सारे कट लग गए, जिस वजह से काफी सारे खून बहने लग गया। वो पूछती है तो फिर तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे आया? वो बताता है कि एक दिन मैं एनी ब्रिस्ट का 100 गर्लफ्रेंड वाला सीरीज देखकर आराम से सो रहा था, लेकिन जब भी मैंने सुबह उठकर देखा मेरे बॉडी पर ये कट आ गया था और इससे काफी ज्यादा खून निकल रहा था और इसी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। मैं कहती है वो अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब स्कूल में जो र्यूमर फैला है वो सारा कुछ झूठ है। और आगे जब भी उस जगह पर उसकी बहन आती है वो तो अपने भाई के रूम पर एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है कि क्या तुम दोनों इतना जल्दी ये सब कुछ करने वाले हो? साकुटो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। और आगे साकुटो मैं को बताने लग जाता है कि असल में मेरा बहन है और इसके साथ भी वही सीन हुआ था और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हो, और वैसे भी स्कूल में तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, इसी वजह से धीरे धीरे करके सभी तुमको भूल रहे हैं। क्यों ना तुम दोबारा टीवी शो और मूवी में काम करने लग जाओ, इससे कोई भी तुमको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसका ये बात को सुनकर पता नहीं क्यों मैं को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसी वजह से आगे वो गुस्से में उसको बाय कहती हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे वो स्कूल पे एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रियो है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोग एक पर्सन को अचानक से भूल जाए। रियो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ये पावर आ गया है और क्या इसके मदद से तुम लड़कियों का बाथरूम पर जाकर बहुत सारा कुछ करना चाहते हो? साकुटो कहता है कि मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर आखिरकार तुम ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से ज्यादा बकवास न करके जल्दी से यहाँ से निकलो। और आगे स्कूल के बाद वो एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना ऑर्डर देती है। वो शॉप ओनर से पूछने लग जाता है कि क्या आप माई नाम का एक फेमस आइडल को जानते हो? वो लेडी बताती है कि मैंने ये लड़की का नाम कभी भी नहीं सुना है। ये सा कुछ सुनकर तो यहाँ पर उसको भी सा कुछ समझ आ गया था कि माई को सभी देख नहीं पाता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके बारे में सभी भूल भी जाते हैं। और तभी अचानक से उसको कुछ एहसास होता है, जिस वजह से वो भागते हुए हमने घर पर जाने लगता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो ये देखता है कि माई तो उसके दरवाजे के सामने बैठी हुई थी और यहाँ पर तो उसके पेट से गुड़गुड़ का आवाज निकल रहा था। और इसी वजह से आगे साकुटो उसको ग्रीन बम ऑफर करता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि साकुटो तो ये सारा चीजें नोट कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद वो ये सारा कुछ चीजें भूल जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। साकुटो कहता है कि हम दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे कपल दिख रहे हैं। वो कहती है कि आखिरकार तुम क्या बक रहे हो, हम दोनों कपल नहीं है। और आगे वो एक गाजर को परचेस करते हुए एक आदमी से पूछने लग जाती है कि बताओ आखिरकार ये गाजर का प्राइस कितनी है। लेकिन दूसरी साइड तो वो बंदे को गाजर के साथ साथ माए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। जो करकड़ी आगे वो उससे कहने लग जाती है कि देख लिया ना कि आखिरकार मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और आगे वो दोनों शॉपिंग करके बाहर निकलने के बाद साकुटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने वो स्विमिंग सूट वाला ऐड क्यों ठुकराया था। इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि असल में मेरी मॉम काफी ज्यादा बुरी है, जहाँ पर मेरी मॉम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा छोटी थी और इसी वजह से मैंने वो स्विमिंग सूट पहनकर शूट करने के लिए मना कर दिया था। उसका ये बात को सुनकर वो कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और वैसे मुझे इसके बारे में काफी पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म करने के लिए पूछा था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लगता है कि मुझे असल में ये सब कुछ एक एड एजेंसी वाले लड़की ने बताया था। उसका ये बात को सुनकर आगे में वो रिपोर्टर का नंबर को लेकर उसके साथ बातें करने लगती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफी खतरनाक ऑफर है कि मैं दोबारा कमबैक करने वाली हूँ, मेरी मॉम की एजेंसी पे नहीं दूसरी एजेंसी पर। और इसके बदले में साकुटो ने जो तुमको फोटो दिया है वो बिल्कुल भी अपलोड मत करना। और आगे उसके साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं साकुटो से कहने लगती है कि चलो कल मैं तुमसे स्टेशन पर मिलती हूँ और तुम बिल्कुल भी लेट मत होना। साकुटो पूछता है कि क्या ये एक डेट होने वाला है। वो कहती है कि कुछ ऐसा ही समझ लो, ये क्या करी। वो वहाँ से चली जाती है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि साकुटो तो बाथरूम पर कल के बारे में सोचकर बहुत सारा कुछ कर रहा था और तभी इनने में उसको ये सब कुछ करते हुए उसकी बहन देख लेती है। ये फंस गया सी है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना कपड़े को डिसाइड कर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो जाते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वो एक पार्क पर एक बच्ची को रोते हुए देखता है और आगे उससे इसके बारे में पूछने पर उसको पता चलता है कि वो लड़की तो असल में खो गई है। ये बात को जानने के बाद तो यहाँ पर साकुटो उसका मदद करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो उसका मदद करे इससे पहले उस जगह पर अचानक से एक लड़की आकर उसके पिछवाड़े पे एक जोरदार लात मारता है, जो कर
कड़ी आगे वो उससे कहने लग जाती है कि ठड़की कहीं का, तुम एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे हो, क्या तुम इतना ज्यादा ठड़कीबाज हो। उसका ये बात को सुनकर वो कहने लग जाता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो, मैं तो बस ये बच्ची का मदद करने के लिए आया था। और आगे ये कंफर्म करने के बाद वो उससे माफी मांगती हुए कहने लग जाती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पिछवाड़े पर सेम टू सेम लात मार सकते हो। ये देखकर आखिरकार आपको क्या लग रहा है, क्या हमारा MC उसको लात नहीं मारेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा बंदा इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर वो गुस्से में आकर उसके पिछवाड़े पे बिल्कुल सेम तरीके से लात मारता है, लेकिन हमारे MC का किस्मत इतना ज्यादा फूटा था, उसको ये ऐसा कुछ एक पुलिस ऑफिसर करते हुए देख लेता है। इसी वजह से आगे वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों से इसके बारे में पूछकर उन दोनों को छोड़ देते हैं। और इस चक्कर में तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से भागते हुए मे के पास पहुंच जाता है। मैं पूछती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा लेट कैसे हो गए, जिस पर आगे साकुटो भी उसको सारा कुछ बातें बता देता है कि आखिरकार उसके साथ आज क्या क्या हुआ। और आगे वो दोनों एक ट्रेन पे बैठ कर कुरोकामा शहर पर जाने लगते हैं, जहाँ पर मैं उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। ऐसे हालत में तो सभी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो बताता है कि मैं असल में मुसीबत में सबका मदद करता हूँ, और जब मेरी बहन को एडोलेसेंस सिंड्रोम हुआ था उस टाइम पे तब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और जब मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला, मेरे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए, और उस टाइम पे बस एक ही पर्सन था जो कि मेरा साथ दिया। मैं पूछती है कि क्या वो कोई लड़की थी। वो बताता है कि हाँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है, और आगे वो लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सकुटो उसको बताने लग जाता है कि मैं काफी सालों पहले एक लड़की से मिला था, और मैं ज्यादा बीच पर बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जब भी मैंने वो लड़की को देखा पहली नजर पे ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसका ये बात को सुनकर मैं पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी भी उसको पसंद करते हो। वो बताता है कि मुझे अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी मेरा फीलिंग्स उसके लिए क्या है। और तभी इतने में उस जगह पर एक लेडी आ जाती है, और ये लेडी तो असल में मैं का मॉम था। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लगती है कि मैंने असल में अपने मॉम को इधर पर बुलाया था ताकि मैं मॉम की एजेंसी को छोड़कर एक दूसरे एजेंसी पे ज्वाइन हो सकूं। और आगे जब भी मैं अपने मॉम से बातें करने के लिए जाती है, यहाँ पर तो उसकी मॉम मेरे को देख ही नहीं पा रही थी। ये देखकर तो वहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर मैं के मॉम साकुटो के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मुझे इस जगह पर क्यों बुलाए हो, जल्दी से बताओ। वो बताता है कि असल में तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है। उसका ये बात को सुनकर तो मैं के मॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो कहती है कि आखिरकार कौन बेटी, मेरा तो कोई भी बेटी नहीं है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या आपको अपने बेटी के बारे में भी याद नहीं है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो माई के मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी वजह से आगे वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और आगे सकुटो काफी सारे लोगों से माई के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी तो माई के बारे में बिल्कुल भी याद ही नहीं था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो गई थी, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। इसी वजह से आगे वो उसको रोकते हुए कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, और वैसे भी कोई तो होगा जो कि तुमको देख और सुन सकता है। और आगे वो लोग ट्रेन से और एक नई जगह पर जाते हैं, और वहाँ पर भी सकुटो काफी सारे लोगों से मई के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर भी किसी को भी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और इसी वजह से थक हार कर आगे वो लोग एक होटल में चले जाते हैं, और वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं कहने लग जाती है कि मैं बाथरूम पर नहाने के लिए जा रही हूँ, इसी वजह से तुम बिल्कुल भी बाथरूम पर झांकना मत। सकुटो कहता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम काफी ज्यादा क्यूट दिखते हो, और इसी वजह से मैं ये सा कुछ करने के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकता, और इसी वजह से आज तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और आगे जब भी मैं नहाने के लिए जाती है, सकुटो अपने दोस्त कुनामी को फोन कर पूछने लग जाता है कि क्या तुमको मैं के बारे में पता है। वो कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में याद है। ये सुनकर तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और आगे वो फुटावा को कॉल करके उसको साको सिचुएशन बताते हुए कहने लग जाता है कि मैं अभी ये चाहता हूँ कि तुम अभी मेरा मदद करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक ही बेड पर एक साथ सो रहे थे, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं गायब होना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मुझे असल में हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना है। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ पर ही सो जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, और अभी भी सकुटो तो बस उसको ही देखे जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने तो पूरा रात बस उसको ही देख रहा था। इसी वजह से आगे मैं उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने रात पर सोए नहीं। वो कहता है कि मेरे बाजू में इतना क्यूट लड़की सो रहा है तो आखिरकार मुझे कैसे नींद आएगा। और आगे वो लोग डायरेक्ट स्कूल पर चले जाते हैं, जहाँ पर सकुटो सीधा रियो के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको माया अभी भी याद है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट उसके बारे में भूल चुके हैं। जिस पर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको इसके बारे में सॉल्यूशन पता चला। वो बताती है कि एक सॉल्यूशन तो है, असल में मुझे एक चीज के बारे में पता चला है कि कोई भी अगर रात पर सो जाएगा तो वो अगले दिन ही मई के बारे में भूल जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो को भी सारा कुछ समझ आ गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है अगर मैं कल सो जाता तो मैं अभी मई के बारे में सारा कुछ भूल जाता। इसी वजह से आगे वो उसी दिन घर पर जाकर काफी सारे टैबलेट और सिरप को पीने लग जाता है। वो इन सारी चीजें इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मई को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहता है। और आगे इस चीज के बारे में उसके बहन के पूछने पर वो बताने लगता
है कि मैं असल में अपना एग्जाम के लिए थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी साइड तो सकुटो एक नोटबुक पर आज और कल के बारे में सारा कुछ लिख रहा था और वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था ताकि अगर वो बाई चांस उसको भूल जाएगा तो वो ये नोटबुक को पढ़कर उसको दोबारा याद कर लेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मैं उसके घर पर उसको लेने के लिए आया था, जहाँ पर वो लोग बातें करते हुए स्कूल के तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में उन लोग का एग्जाम था और एग्जाम के टाइम पे तो वो काफी देर से बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था कि मुझे किसी भी हालत में सोना नहीं है क्योंकि मैं को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती हूँ। जहाँ पर वो काफी मेहनत से एग्जाम को लिखकर बाहर आ जाता है और आगे बाहर आने के बाद वो रियो से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको अभी भी मैं के बारे में याद है। लेकिन अब की बार तो वो उसके बारे में सारा कुछ भूल गया था। और आगे जब भी वो ट्रेन से अपने घर पर जा रहा था उसका इतना खराब हालत को देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो आज बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहे हो। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो तो बिना सोए और एक दिन सर्वाइव कर लिया था और इसका इतना बुरा हालत को देखकर मेरे को भी समझ आ गया था कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है। इसी वजह से वो उसी दिन उसके घर पर चला जाता है। और दूर से हम लोग सकुटो को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका हालत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होता जा रहा था, जहाँ पर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम दोबारा वो बनी आउटफिट को पहनोगे, जिस पर मैं उसका गाल को खींचते हुए कहने लग जाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं अचानक से सकुटो सोने वाला होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंने तो उसके कॉफी में टैबलेट डाल दिया था, इसी वजह से तो वो वहाँ पर सोने वाला होता है। उसको सोते हुए देखकर आगे मैं उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना दिनों तक रहने के लिए, और तुम बस मेरी वजह से इतना दिनों से सोए नहीं हो। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस मेरी वजह से अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा मुश्किल में मत डालो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी वो अपना नोटबुक को पढ़ता है उसको तो ये सा कुछ चीजें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो अपने दोस्त के साथ स्कूल पर जा रहा था। और आगे जब भी वो एग्जाम देने लगता है यहाँ पर तो उसके सामने काफी सारे टफ क्वेश्चन आए थे, लेकिन तभी अचानक से उसको याद आने लगता है कि उसने तो ये सवाल कहीं पर पढ़ा है। और आगे उसको धीरे धीरे मैं के बारे में सारा कुछ याद आने लगता है और आगे कुछ ही देर में उसको मैं के बारे में सारा कुछ याद आ जाता है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एग्जाम को छोड़कर ग्राउंड की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर वो जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए मैं पूरी दुनिया को मैं के बारे में सारा कुछ याद दिला कर ही रहूंगा। जहाँ पर वो सबसे पहले स्कूल के ग्राउंड पे जाकर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरा नाम सकुटो है और मैं नाम का लड़की को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। शुरुआत में तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसको इग्नोर मार रहे थे, लेकिन आगे जब भी वो ये कहता है कि मैं का हाथ को पकड़ना चाहता हूँ और उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट बाहर आकर उसको ही देखे जा रहे थे। और तभी इनने में उस पर मैं आकर कहने लग जाती है कि मैं तुमको सुन सकती हूँ, इसी वजह से तुमको चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको हमने सामने देखकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरे पास यही एक मौका था सबको तुम्हारे बारे में याद दिलाने का, और मैं अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैं इमोशनल होकर उसके तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तो दूसरा सकुटो को ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों अब गले मिलेंगे, लेकिन हमारे लौंडिया भी यहाँ पर थोड़ी ना कम थी। वो सीधा जाकर उसको एक कस के थप्पड़ मारती है। ये कर आगे वो उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, तो आखिरकार तुम कैसे मुझे भूल गए। सकुटो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सच में तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। दूसरे हम लोग सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमको पता है मैं और सकुटो के बीच क्या रिलेशन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी स्टूडेंट को तो मैं के बारे में सारा कुछ याद आ गया था। और आगे हमें 27 जून का सीन दिखाया जाता है और आज तो सकुटो का बहन टीवी पर न्यूज देख रही थी, जो देखकर आगे सकुटो जल्दी से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और स्कूल पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है और जल्दी से क्लास पर चला जाता है। और आगे लंच टाइम पर तो वो और मैं एक साथ लंच कर रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सकुटो का कन्फेशन तो करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने उसको जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उस दिन उससे ये कहा था कि अगर वो 1 महीने तक हर दिन उसको आई लव यू कहता है तो वो उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी वजह से हर दिन की तरह आज सकुटो भी उसको आई लव यू कहता है। मैं कहती है कि करीब 1 महीने से एक ही चीज को सुन कर मैं पक चुकी हूँ। और क्या तुमको पता है मुझे एक ड्रामा में काम मिला है और स्क्रिप्ट में एक किसिंग सीन भी लिखा हुआ है। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो उसको ये करने के लिए मना कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि मैं तो पहले भी किस कर चुकी हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगती है कि क्या तुमको याद नहीं है कि कैसे मैंने तुमको अपना पहला किस दिया था, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं तुमको किस करूंगा तो तुमको सारा कुछ बातें दोबारा याद आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने ये सारा कुछ कब और कैसे किया। और आगे सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरा प्रपोजल को कब एक्सेप्ट करोगे। वो कहती है कि मैं इसके बारे में तुमको जल्दी बोल दूंगी, और वैसे भी मैंने तुमको अभी तक रिजेक्ट भी नहीं किया है। सकुटो पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम
मुझे पसंद करते हो? जिस पर आगे मैं भी शर्माती हुई हाँ कहती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि कल तो मैंने उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तभी सकुटो को पता चलता है कि आज तो 27 जून है और आगे जब भी वो स्कूल पर जाता है कल की तरह ही आज भी बिल्कुल सेम चीजें हो रहा था। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको ये सा कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन जब भी वो अगले दिन उठता है उसको पता चलता है कि आज भी 27 जून है। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में रियो से बातें करेगा और आगे रियो को सा कुछ बताने के बाद वो उससे कहने लगती है कि शायद तुम एक लूप में फंस चुके हो और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर सकता। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरा कोई मदद कर दो। जिस पर आगे रियो उसको एक डिमन के बारे में बताती हुई कहने लगती है कि डिमन की तरह शायद कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है और ये सा कुछ वो तब तक करता रहेगा जब तक उसका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। सकुटो पूछता है तो आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार वो पर्सन कौन है? वो बताती है कि तुमको अभी से सबके ऊपर नजर रखना पड़ेगा और जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होगा वो कल से आज थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा। इसी वजह से तो आज वो सबके ऊपर नजर रखा हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नजर रखने के बावजूद भी उसको वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं मिला था। और आगे जब भी वो एक क्लासरूम के अंदर जाता है वो जहाँ पर वो लड़की को देखता है जिसने की उसके पिछवाड़े पे जोरदार लात मारा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम तो असल में टोमोए है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो को भी समझ आ गया था कि ये लड़की असल में वही डीमन है जिसके बारे में रियो बातें कर रहा था। और आगे वो कंफर्म करने के लिए उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आज का दिन तुम कितने बार जी चुके हो? जिस पर टोमोए रोती हुए कहने लग जाती है कि ये असल में तीसरी बार है और ये सा कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सकुटो कहता है कि इन दिनों जो कुछ भी हुआ है तुम ये सा कुछ मुझे बताओ, इसके बाद ही हम लोग ये 27 जून से निकल सकते हैं। और आगे टोमोए कुछ बताया इससे पहले ही वो उस जगह पर एक लड़के को आते हुए सुनता है। इसी वजह से आगे वो सकुटो को लेकर एक जगह पर छुप जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का इस क्लास में इसलिए आया है क्योंकि वो तो असल में यहाँ पर टोमोए के साथ रिलेशनशिप पे आना चाहता है। लेकिन जब भी वो स्टूडेंट ये देखता है कि वहाँ पर टोमोए नहीं है, ये देखकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे सकुटो उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से जाओ और उसका गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़के को मेरे बेस्ट फ्रेंड पसंद करती है। जहाँ पर मैं और रेना हर दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखने के लिए जाते थे और उसी दिन पहली बार रेना को वो लड़का पसंद आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का मेरा पीछा क्यों पड़ गया है। सकुटो पूछता है कि क्या तुम वो लड़के को पसंद करते हो? वो बताती है कि नहीं, मैं उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। और तभी इनने में वो लड़का उस जगह पर आ जाता है। ये देखकर तो वो दोनों दोबारा छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चक्कर में गलती से वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उन दोनों को ऐसे पोजीशन पर देखकर तो वो लड़का भी चुपचाप वहाँ से चला गया था। और आगे जब भी उस जगह पर मैं उन दोनों को ऐसी पोजीशन पर देखती है वो चुपचाप वो क्लासरूम का दरवाजे को बंद करती हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर सकुटो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। ये कहकर ही वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन इससे तो सकुटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि 27 जून दोबारा आने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगले दिन तो 28 जून था। ये देखकर तो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और आगे रियो के पूछने पर उसको पता चलता है कि आज सच में 28 जून है। इसी वजह से आगे वो सबसे पहले मैं से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन मैं तो आज स्कूल पर नहीं आया था। और आगे जब भी सकुटो रियो के पास जाता है, रियो तो यहाँ पर थोड़ा सा उदास लग रही थी। और आगे सकुटो के पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं असल में आज ट्रेन पर कुनेमी से मिली और मैं जब भी उसके साथ बातें करती हूँ मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ। और भले ही उसका गर्लफ्रेंड है लेकिन मैं उसको फिर भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। सकुटो कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे कन्फेस कर लो। वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती क्योंकि इससे हमारे दोस्ती पर काफी बुरा असर भी पड़ सकता है। और ये सा कुछ छोड़ो, मैं तुमको ये चीज बताना चाहती हूँ, अगर वो लड़का दोबारा तुम में से कन्फेस करने की कोशिश करेगा तो तुम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि स्कूल पर सभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि तुम मेरे को पसंद करते हो। इसी वजह से वो लड़का ये सोचेगा कि तुम उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो। इसी वजह से तुम दोबारा वही लूप में फंस जाओगे और अटके रह जाओगे। और आगे रात पे जब भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है, उस जॉब पर तो एक नई लड़की काम करने के लिए आई थी और वो और कोई नहीं बल्कि टोमोए थी। और आगे अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद जब भी वो दोनों हमने घर पर जा रहे थे तो मैं उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो उसको साफ साफ मना कर दिया था। और आगे एक साथ घर जाते हुए वो बताने लगती है कि मैं अभी अभी ये नए शहर पर शिफ्ट हुई हूँ और इसी वजह से मेरे पास बस कुछ ही दोस्त है जिसको कि मैं खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अगर मैं वो लड़के को रिजेक्ट करता हूँ तो रेना को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और इसी वजह से शायद पहले की तरह हमारा दोस्ती बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिस वजह से मैं दोबारा अकेला हो जाऊंगा और अकेला रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तभी सकुटो को अपने बहन के बारे में याद आता है कि कैसे वो ठीक ऐसे ही बातें करती थी। इसी वजह से आगे सकुटो उसका
फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है। और आगे घर जाने के बाद नहाते हुए तो सकुटो ये सोच रहा था कि आखिरकार वो मैं को कैसे समझाएगा। और जब भी वो नहाकर बाहर निकलता है अचानक से उसका कोई डोरबेल बजाता है और वो तो और कोई नहीं बल्कि मैं था। और आगे ना चाहते हुए भी उसको साकु सच बताना ही पड़ता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज तो मैं उसको बिल्कुल भी डांट ही नहीं रहा था। वो बताती है कि तुमको सजा ना देना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, और मुझे पता है कि तुमको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आखिरकार तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि टोमो भी बिल्कुल सेम बातें कर रहा था जैसे कि मेरा बहन कहता था। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मैं तो उसको माफ कर दिया था। इसी वजह से आगे सकुटो नीचे झुकते हुए उसको काफी ज्यादा थैंक यू कहने लग जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ करने से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, तुमको अपना सबूत देना पड़ेगा कि तुम कितना ज्यादा वफादार हो। उसका ये बात को सुनकर जब भी सकुटो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, ये देखकर तो मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो उसके मुंह पर एक लात मारती है। और आगे ऐसी बातें करते करते वो सकुटो के बहन से भी मिलता है, और थोड़ी देर बातें करने के बाद तो यहाँ पर सकुटो की बहन भी उसको काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी। और आगे जब भी सकुटो उसको घर छोड़ने के लिए जाता है मैं उससे कहने लगती है कि झूठ झूठ में तुम दोनों एक दूसरे को डेट ना करने लग जाओ। वो कहता है कि तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुमको पसंद करता था और पसंद करता ही रहूंगा। और अगले दिन पे सकुटो को अपना दोस्त कुनिमी से पता चलता है कि वो लड़का जिसने किटोमो को प्रपोज करने के लिए आया था, वो एक दिन उससे ये कह रहा था कि वो अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाला है क्योंकि अब उसे कोई और मिल गई है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो सकुटो और टोमो एक साथ डेट पर आए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो एक फेक डेट था। और आगे वो लोग कैसे ही एक जगह पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वो ये देखती है कि समंदर पर तो उसका एक क्लासमेट खड़ी हुई थी। और आगे जब भी वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका एक फोन चार्म गुम हो गया है। इसी वजह से आगे वो दोनों उसका फोन चार्म को ढूंढने में मदद करने लगते हैं। और आगे काफी ढूंढने के बाद तो यहाँ पर टोमो को वो चीज मिल गया था। और आगे जब भी वो उस चीज को उठाने के लिए जाती है वो गलती से नीचे गिर जाती है, और इस चक्कर में तो वो पूरा ही भीग गई थी। और अगले दिन पे हमें पता चलता है कि उसको तो जुकाम हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो स्कूल के नर्स ऑफिस में आराम कर रही थी। उसका ये हालत को देखकर सकुटो उससे पूछने लग जाता है अगर तुम इतना ज्यादा बीमार थे तो आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आए। वो बताती है कि अगर मैं एक दिन भी अपने दोस्तों से बातें नहीं करूंगी तो मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगी। सकुटो कहता है कि एक दिन अगर तुम अपने दोस्तों से बातें नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसी वजह से तुमको घर पर रेस्ट करना चाहिए था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोमो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और आगे पार्ट टाइम के दौरान टोमो उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा और मैं के बीच कैसा चल रहा है। वो बताता है कि मैं अभी तक मुझे अपना जवाब नहीं दिया है। उसका ये बात को सुनकर तो टोमो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी कि सच में तुमसे एक लड़की भी नहीं पटा। Emotional damn it! फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैं सकुटो को कॉल कर उससे कहने लगती है कि मैं असल में तुम्हारा आवाज सुनना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुमको कॉल किया। वो कहता है कि मैं भी थोड़ा सा तुम्हारे साथ बातें करना चाहता था, जिस पर वो पूछने लग जाती है कि कहीं तुम मेरे बारे में सोचती है वो सा कुछ काम तो नहीं कर रहे हो। सकुटो कहता है कि इसके बारे में हर बार तुमको कैसे पता चल जाता है। और आगे मैं उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच फेक डेट कैसे चल रहा है। वो कहता है कि अब तक तो सा कुछ सही चल रहा है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम तुरंत ही मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आओगे। वो कहता है कि अगर तुम मुझे एक हक करने दोगे तो मैं तुम्हारे घर पर जरूर जाऊंगा। उसका ये बात को सुनकर मैं साफ साफ उसको मना कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्कूल पर कुनामी के बारे में सोच रही थी, और इतने में उस जगह पर कुनामी आ जाता है। उसको इस जगह पर अचानक से देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे जब भी कुनामी उससे सकुटो के बारे में पूछता है तभी इतने में उस जगह पर सकुटो आ जाता है। लेकिन जब भी वो ये देखता है कि वो दोनों तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जो देखकर वो जल्दी से गेट को बंद कर देता है। उसका ये हरकत को देखकर तो यहाँ पर ये हद से ज्यादा घबरा गई थी, इसी वजह से वो जल्दी से उसका कॉलर को पकड़ती हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो कुनामी को इसके बारे में सा कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर तो कुनामी को कुछ काम था, इसी वजह से वो उन दोनों को बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और आगे रियो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं तो बस तुमको ये बताने के लिए आया था कि हम दोनों के बीच सा कुछ सही चल रहा है, और क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार वो 27 जून वाला लुक क्यों हुआ था। वो कहती है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि वही असल में वो डीमन है, और वो तो उस दिन बार बार ये डे को रिपीट कर रहा था ताकि उसका मनपसंद फ्यूचर उसको मिलना चाहे। और अभी वो ये फ्यूचर के साथ काफी ज्यादा खुश है, और इसी वजह से वो अभी कुछ भी हरकत नहीं कर रही है। और तुमने मुझसे ये कहा था कि ऐसा कुछ कैसे हो रहा है उसको भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन अगर वो ये सा कुछ चीजें अपने मर्जी से कर सकता है तो वो एक असली डीमन है। और आगे
पार्ट टाइम जॉब के दौरान कोनोमी को पता चलता है कि वो और टोमोई तो असल में रिलेशनशिप पर है। ये जानने के बाद आगे कोनोमी उसको बताने लगता है कि मैंने स्कूल पर एक अफवाह सुना है कि टोमोई बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, जहाँ पर वो हमेशा तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? और आगे सकुटो के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मैं तो असल में ये सब कुछ बातें हमने कुछ दोस्तों से सुना हूँ। फिर अगली सीन में हम लोग सकुटो को देखते हैं जो कि यूसुकी के बारे में सोच रहा था, और ये तो असल में वही बंदा था जो कि टोमोई को पसंद करता है। और तभी अचानक से वो इस जगह पर रियो को देखता है, जिस वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सकुटो रियो से पूछने लग जाता है कि क्या मैं कमजोर होने के बावजूद भी मैं एक ऐसे लड़के से लड़ सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो कहती है कि अगर तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो तुम जरूर जीत सकते हो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद टोमोई अकेले अपने घर पर जा रही थी, और आगे जब भी वो स्टेशन पे ट्रेन के लिए इंतजार कर रही थी, इतने में उसके पास सकुटो आ जाता है। और वहाँ पर तो काफी सारे स्टूडेंट उसके बारे में बातें कर रहे थे कि टोमोई असल में और वर्जिन बिल्कुल भी नहीं रहा। और तभी इतने में उस जगह पर यूसुकी आकर उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहने लग जाता है आजकल के लड़के इतने ज्यादा अच्छे होते हैं जिस वजह से उसको हर दिन मिल जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सकुटो एक स्माइल कर रहा था। उसका ये हरकत को देखकर तो यूसुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से आगे जब भी वो उसको पंच मारता है वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन तभी अचानक से वो दोबारा खड़ा हो जाता है और अब की बार तो वो उसके साथ फाइट करना चाहता था। उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर तो यहाँ पर यूसुकी भी तैयार हो गया था उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से सकुटो अपने पैर की मदद से उसके पैर पर एक कस के लात मारता है। इसी वजह से तो दूसरी साइड यूसुकी अपने घुटनों पर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम जैसे लड़के बस यही कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर सकुटो उसके मुंह पर एक कस के लात मारता है, जो कड़कड़ी आगे वो उसको बताने लगता है कि मैंने गलती से कल गोबर पर अपना पैर रख दिया था, इसी वजह से तुमको अपना मुंह धो लेना चाहिए, और मैं तुमको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही फालतू का अफवाह फैलाते रहोगे तो तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर वो चिल्लाती है उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसे सोचते हो टोमोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अगर सच कहूँ तो वो अभी भी वर्जिन है। ये कहकर सकुटो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ता है और वो दोनों आगे भाग जाते हैं। और आगे टोमोई उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे लिए ये सारा कुछ भी करोगे, और आज मेरा मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे जब भी रात में टोमोई स्टडी कर रही थी तभी वो अपने फोन पे माई का एक ऐड देखती है, और ये ऐड को देखकर तो दूसरी साइड वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और दूसरी साइड हम लोग मे को देखते हैं जो कि सकुटो के साथ एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि बताओ आखिरकार तुम फ्यूचर में जाकर क्या करना चाहते हो। उसका ये बात को सुनकर वो तुरंत ही कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे सकुटो जल्दी से अपना जवाब को चेंज कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, जिस पर वो भी कहती है कि मैं भी असल में कॉलेज पर जाना चाहती हूँ, और इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ कॉलेज जाना पसंद करोगे। सकुटो तो यहाँ पर हाँ कहा था। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लगती है कि कॉलेज पर जाने के लिए तुमको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो बताता है कि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर वो उससे पूछने लग जाती है अगर मैं तुमको बनी ड्रेस पहन कर पढ़ाऊंगी तो क्या तुम पढ़ोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर तुरंत ही सकुटो हाँ कह दिया था। इसी वजह से मैं जल्दी से बनी आउटफिट को पहन लेती है। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और आगे इसके पूछने पर उसको पता चलता है कि वो असल में अपने बॉयफ्रेंड को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और वो तो टोमोआ से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसी वजह से सकुटो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, जिस पर मैं उसका गाल को खींचते हुए कहने लग जाती है कि अभी बस तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, इसी वजह से तुम अभी चीटिंग मत करो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और स्कूल के बाद तो यहाँ पर टोमो सकुटो का इंतजार कर रही थी, और आगे वो लोग थोड़ा सा शॉपिंग करके कैफे में चले जाते हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर सकुटो के पूछने पर टोमो बताने लग जाती है कि समर ब्रेक काफी जल्दी आने वाली है, और मेरे पास एक खतरनाक प्लान है जब मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकुटो ब्रेकफास्ट कर स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तो असल में स्कूल का आखिरी दिन है, क्योंकि कल से तो असल में समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, और आज ही तो असल में टोमोए का प्लान सकुटो से ब्रेकअप करना था, जहाँ पर वो दोनों सबसे पहले स्टेशन पर मिलते हैं और बीच पे जाकर थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं, और आगे शाम पे टोमोए उससे कहने लग जाती है कि अब टाइम आ चुका है। ये कहकर ये आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाकर ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन जब भी सकुटो अगले दिन उठता है उसको पता चलता है कि वो तो दोबारा एक लूप में फंस चुका है, और आगे जब भी वो टोमोए के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम दोबारा एक लूप में फंस गए हो। वो बताती है कि नहीं तो मैं तो लूप में नहीं फंसी। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। इसी वजह से आगे वो रियो के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है कि इस बार मैं असल में अकेला लूप में फंस चुका हूँ। रियो बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे जितना दूर पता है टोमोए झूठ कह रही है।
है और शायद तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से वो दोबारा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही है। और वैसे ही मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब तक वो अपना मनपसंद फ्यूचर को चूज नहीं कर लेता तब तक तुम इसी लूप में फंस कर रह जाओगे। और आगे सकुटो कल की तरह आज भी बिल्कुल सेम टू सेम करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों शाम पर हाथ मिलाकर एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन जब भी वो सुबह उठकर देखता है आज भी बिल्कुल वही डेट था। इसी वजह से आगे वो कुनिमी के पास जाकर उससे पूछने लगता है अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुमको कोई और पसंद करे तो फिर तुम उस सिचुएशन पर क्या करोगे। वो बताता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर चुप रहना ही बेटर होगा। और आगे वो दोनों स्कूल के बाद दोबारा स्टेशन पे मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों आज बीच जाने के बजाय श्राइन पर जाते हैं। और श्राइन पे प्रार्थना करने के बाद टोमोए उससे पूछने लगती है कि आखिरकार कब हम लोग बीच पर जाएंगे। उसका ये बात को सुनकर सकुटो उससे कहने लग जाता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम झूठ कह रहे हो। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लग जाता है कि भले ही मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम इन दिनों से जो कुछ भी कर रहे हो मुझे ये सारा कुछ के बारे में पता है। और भले ही तुम ये दिन को बार बार रिपीट करते जाओ, चाहे जो कुछ भी हो जाए कभी भी मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पर टोमोए कहने लग जाती है कि तुमको पता चल ही गया, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैं तो जस्ट तुम्हारा दोस्त बनकर रहना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक इतने ज्यादा अच्छे तरीके से किया, इसी वजह से मैं तुमको सच में चाहने लगी। और भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका आंसर आखिरकार क्या होने वाला है। और अगले दिन पे सकुटा जब भी सोकर उठता है उसको पता चलता है कि वो तो दोबारा 27 जून पे आ गया है, उसी दिन पे जहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ था, जहाँ पर वो सबसे पहले स्कूल पर जाता है और लंच ब्रेक के दौरान वो मेरे को आई लव यू कहता है। वो कहती है कि मैं 1 महीने तक ये बात सुन कर पक चुकी हूँ। वो पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो कहती है कि आखिरकार मैंने ये चीज कब कहा, और वैसे भी तुम याद रखा करो कि मैं अभी तक तुमको रिजेक्ट नहीं किया। और आगे सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। उसका ये बात को सुनकर मैं सीधा जाकर उसके गाल पर एक किस करती है। ये देखकर तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे गाल पर नहीं बल्कि मुंह पर किस करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो उसका पैर अपने पैर से दबाने लग जाती है। और आगे जब भी वो लंच के बाद बाहर पर टहलने के लिए आता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो यूसुकी टोमोए को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था, जिस पर वो उसको साफ साफ मना करती हुए कहने लग जाती है कि मैं असल में किसी और को पसंद करती हूँ। और आगे टोमोए सीधा सकुटो के पास जाकर उससे मिलता है। उसको यहाँ पर देखकर सकुटो उससे कहने लग जाता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूंगा, इसी वजह से ज्यादा टेंशन मत करो। और आगे पहले की तरह वो पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन करती है। और आगे मैं और सकुटो काफी रात तक एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके बाद मैं बनी ड्रेस को पहनकर सकुटो को पढ़ाती है। और आगे जब भी वो दोनों स्कूल के बाद एक साथ घर पर जा रहे थे तभी अचानक से वो दोनों ये देखते हैं कि उस जगह पर एक छोटी सी लड़की एक बिल्ली को बारिश से बचा रही थी। इसी वजह से आगे सकुटो उसका मदद करता है। और आगे जब भी वो उसका नाम पूछता है उसको पता चलता है कि उसका नाम तो असल में सोको माकिनो हारा था। उसका ये नाम को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये नाम तो वही लड़की का था जिसके साथ वो बीच पर मिला था। जब वो लड़की को देखकर सकुटो को पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सकुटो को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था, और तभी इतने में उस जगह पर एक लड़की आकर उसके साथ बातें करने लगती है। वो लड़की को यहाँ पर देखकर आगे सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या यहाँ के सभी लोग इस तरीके से बातें करते हैं जिसको कि वो पहचानता भी नहीं। जिस पर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे एक पागल समझ रहे हो। वो बताता है कि पागल नहीं बल्कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और आगे वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि था सोको माकिनोहारा। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में सकुटो का एक सपना था। और आगे जब भी वो अपने रूम से बाहर जाकर देखता है उसको पता चलता है कि उस जगह पर तो वही लड़की थी जिससे कि वो कल मिला था, और वो तो यहाँ पर उसके घर पर बिल्लियों को देखने के लिए आई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर बिल्लियों को अलाउ नहीं करती है। और तभी इतने में उस जगह पर सकुटो का बहन आकर उससे कहने लगती है कि भाई तुम देखती देखती और एक नई लड़की को पटा लिया, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। उसका ये बात को सुनकर सकुटो कहता है कि बकवास करना बंद करो। और आगे जब भी वो रियो के पास जाकर उसको ये सारा कुछ चीजों के बारे में बताता है, वो उस जगह पर रियो को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपना लुक को पूरा चेंज कर लिया है। और आगे जब भी वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है अचानक से उस जगह पर मैं आकर उससे कहने लग जाती है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, और सच में मैं काफी ज्यादा बुरी गर्लफ्रेंड हूँ जो कि तुमको बिल्कुल ही टाइम नहीं देता है, और करीब 1 हफ्ते से हम दोनों ठीक से मिले भी नहीं। इसी वजह से तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं वो सारा कुछ चीजें करने के लिए तैयार हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो अपने मन में ये सोच रहा था कि वो उससे क्या विश मांगेगा। उसको इतना सोचता हुआ देखकर मैं उससे कहने लगती है कि तुम सबसे पहले अपना ये पार्ट टाइम जॉब को कंप्लीट कर लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर पर इंतजार करती हूँ, तब तक तुम सोच लेना कि आखिरकार तुमको क्या करना है। और आगे जब भी उसका पार्ट टाइम जॉब खत्म होता है वो जल्दी से मैं के पास बाहर पर घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर सकुटो उसको सोको के बारे में सारा कुछ चीजें बता देता है कि वो लड़की असल में उसका पहला प्यार था और उसी नाम की वो कल एक नई लड़की से मिली। और आगे जब भी वो दोनों ऐसी बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से वो दोनों सामने रियो को देखते हैं, और वो तो इतने
में रात में अकेले कैफे के अंदर जा रही थी। जो देखकर आगे वो दोनों उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के बाद जब भी वो दोनों रियो को ढूंढने की कोशिश करते हैं वहाँ पर तो रियो नहीं था और इसी वजह से आगे जब भी सकुटो उसको कॉल करने लग जाता है तभी इतने में उस जगह पर रियो आ जाती है और वो उसको यहाँ पर देखकर जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन लास्ट में जाकर तो यहाँ पर सकुटो उसको पकड़ लिया था और उसको देखकर तो यहाँ पर सकुटो को ऐसा लग रहा था कि वो कल वाला रियो नहीं है, क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल को पूरा चेंज कर लिया है। और आगे ये सब के बारे में पूछने पर बाद में वो बताने लग जाती है कि असल में मेरा एक डुप्लीकेट बन गया है जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है और वो मेरे घर पर रह रहा है और इसी वजह से मुझे अपने घर को छोड़कर इधर उधर घूमना पड़ रहा है। और आगे सकुटो के पूछने पर उसको पता चलता है कि ये असल में एडोलेसेंस सिंड्रोम है। उसका ये बात को सुनकर सकुटो उससे कहने लग जाता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इससे तुम्हारे गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम होगा। और आगे जब भी सकुटो में से इसके बारे में पूछता है वो कहने लग जाती है अगर ये आज से तुम्हारे घर पर रहेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसका ये बात को सुनकर आगे सकुटो को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो सकुटो के घर पर बात ले रही थी। तभी इतने में उसके बाद सकुटो आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से तुम्हारा एक डुप्लीकेट बन गया। वो बताती है कि असल में एक क्वांटम थ्योरी है, तुमको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसी वजह से रहने दो। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जब सभी सो जाते हैं अचानक से मैं सकुटो के पास आकर उसके बाजू में लेट जाती है और यहाँ पर मैं को देखकर तो सकुटो को ऐसा लग रहा था कि वो आज काफी ज्यादा खुश है। और आगे मैं कहने लग जाती है कि रियो इस जगह पर काफी अच्छे तरीके से सो रही है, शायद वो उस कैफे में कुछ दिनों से अच्छे तरीके से सो नहीं पा रही थी और मेरे कल छुट्टी है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक डेट पर चले। वो बताता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि कल मुझे स्कूल पर उसके डुप्लीकेट वाला रियो से मिलने के लिए जाना है। उसका ये बात को सुनकर तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं करीब एक हफ्ते से तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिला, जब मैंने तुमसे डेट के लिए पूछा तो मैं से ही मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, इसी वजह से तुमको मदद करना ही पड़ेगा। उसको रियो के बारे में इतना फिक्र करता हुआ देखकर तो सकुटो काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से आगे वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो उसको किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से गलती से उन दोनों का सर टकरा जाता है। और अगले दिन पे जब भी सकुटो वो फेक वाले रियो से मिलने के लिए जाता है, यहाँ पर तो वो कुनेमी का मैच देखने के लिए उसके पास आई थी। और आगे रियो बताने लग जाती है कि कैसे पहली बार में ही वो उससे प्यार कर बैठा। कि एक दिन जब टिफिन टाइम पे वो बर्गर लेने के लिए गई थी, काफी भीड़ की वजह से तो वो बर्गर बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी, इस वजह से वो कोने पे खड़ी हुई थी। और तभी इतने में उस जगह पर कुनेमी आकर उसको एक ब्रेड ऑफर किया और वही वो दिन था जब मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया था। उसका ये जवाब को सुनकर सकुटो कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये सेम बाद में वो वाला रियो से भी सुना था, जिस पर वो कहने लग जाती है तो तुमको सारा कुछ पता चल ही गया, लेकिन तुम उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकुटो अपने दोस्त से कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता है रियो हर टाइम तुमको देखे जा रही थी। वो कहता है कि हाँ मैंने रियो को देखा तो था। उसका ये बात को सुनकर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनेमी की गर्लफ्रेंड आकर उससे कहने लगती है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार ये रियो क्या कर रही है सोशल मीडिया पर। सकुटो को तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसी वजह से वो उसको आगे सा कुछ दिखाने लगती है। और यहाँ पर तो वो इंस्टाग्राम पर काफी अजीब अजीब फोटो अपलोड किया था। उसका ऐसा कुछ फोटो को देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी वजह से आगे घर पर पहुंचने के बाद वो सीधा उससे बातें करने के लिए जाता है, जहाँ पर रियो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसे टाइम पे क्यों आते हो। वो कहता है कि मेरे घर पर एक सेक्सी लड़की रह रहा है तो आखिरकार मैं ये देखने के लिए क्यों ना आऊँ। और आगे सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने ये अकाउंट क्यों बनाया। वो बताती है कि मैं ये अकाउंट असल में स्कूल पे भर्ती होने के बाद बनाया था, तो मैं एक छोटी सी बच्ची थी, इसी वजह से मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता था। लेकिन जब मेरा बॉडी धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गया सभी मुझे गंदे नजर से देखने लग गए और इसी वजह से तो मैंने उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन मेरे डुप्लीकेट ने वो अकाउंट दोबारा खोल लिया, जहाँ पर वो उस अकाउंट पे उल्टा सीधा फोटो को अपलोड कर रही है। इसी वजह से प्लीज तुम उसके पास जाकर उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करो। उसका ये बात को सुनकर आगे सकुटो भी अगले दिन ही उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ट्रेन पे उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस टाइप के फोटो अपलोड क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूँ, आखिरकार तुम्हारा क्या जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो, तुम अपना बॉडी बिना फोटो अपलोड किए भी तो दिखा सकते हो ना। उसका ये बात को सुनकर वो उसको साफ साफ मना कर देती है। और आगे जब भी वो दोनों क्लास पे जाते हैं रियो उससे कहने लगती है कि तुमको हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। वो कहता है कि मैंने अभी तक इसके बारे में ज्यादा
सोचा नहीं है। और आगे ऐसे ही वो कुछ दिनों तक उससे मिलने के लिए जाता था, जहाँ पर रियो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे कब तक फॉलो करोगे। वो बताता है कि मैं तब तक फॉलो करूंगा जब तक तुम ये पोस्ट करना बंद ना कर दो, और अगर तुम अपना बॉडी दिखाना ही चाहते हो तो इधर ही खोल कर दिखा दो ना। आखिरकार तुम बेफालतू का सोशल मीडिया पर ये फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो। और तभी अचानक से रियो को एक अननोन पर्सन से मैसेज आता है कि क्या हम दोनों अकेले में इस लोकेशन पर मिल सकते हैं। ये मैसेज को पढ़कर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे सकुटो कहने लग जाता है कि चलो हम लोग पुलिस पर कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। और आगे पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद वो रियो को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कोई होने के बाद तो उसने अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। और आगे जब भी सकुटो उसके घर पर जाता है, रियो उससे कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आज के लिए तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। उसका ये बात को सुनकर वो कहने लग जाता है कि इससे तुम्हारा मॉम डैड काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। वो कहती है कि नहीं, मेरी पेरेंट्स असल में बाहर पर घूमने के लिए गई है और मैं घर पर अकेला हूँ, क्या पता वो पर्सन मेरे घर पर आ जाए मेरे साथ बहुत सारा कुछ हरकत करने के लिए। इसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे सकुटो को भी ना चाहते हुए भी उसके घर पर रुकना पड़ता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रियो कुनामी के बारे में बातें कर रही थी कि कुनामी असल में एक हाफ हार्टेड स्टूडेंट है, जहाँ पर वो हर टाइम अजीब हरकतें करता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट भी करेगा। सकुटो कहता है कि क्या तुमको ऐसा लगता है। ये कहकर आगे वो जल्दी से कुनामी को कॉल कर उससे कहने लगता है कि रियो काफी ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी है, इसी वजह से तुम जल्दी से स्टेशन के बाजू में आकर मिलो। और आगे जब भी वो लोग स्टेशन के बाजू में एक शॉप पर रुकते हैं, तभी नेमी कुनामी काफी तेज साइकिल चलाती है उस जहाँ पर पहुंच जाता है। उसको इतना फास्ट यहाँ पर आता हुआ देख कर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी, जहाँ पर उसको समझ आ गया था कि अब वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है। और आगे वो लोग पूरी रात काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इतना सारा एंजॉय करने के बाद आगे कुनामी उन दोनों से कहने लगता है कि चलो हम लोग पिछले साल की तरह इस साल भी फायरवर्क देखने के लिए जाएंगे। उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आगे घर पहुंचने के बाद तो यहाँ पर रियो को भी पता चल गया था कि वो उसका अकाउंट को डिलीट कर दिया है, लेकिन जब भी वो अगले दिन उठकर देखता है उसको अपने बहन से पता चलता है कि काफी टाइम से तो रियो घर पर नहीं आई थी। और अपने बहन का ये बात को सुनकर वो जल्दी से बारिश पे भीगते हुए वो डुप्लीकेट वाला रियो के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको आइडिया है कि आखिरकार वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। उसका ये बात को सुनकर रियो भी उसको सा कुछ बता देती है। और आगे जब भी सकुटो स्कूल के अंदर जाकर देखता है, वहाँ पर तो रियो अकेले बैठकर रो रही थी। और आगे सकुटो के पूछने पर वो बताने लगती है कि मैंने असल में तुम्हारा वो फोटो देख लिया था, जहाँ पर तुम, मेरा डुप्लीकेट और कुनामी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और इसी वजह से शायद तुम दोनों को मेरा कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इस दुनिया पे रहना ही नहीं चाहिए। वो कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ थे और साथ रहेंगे, और तुम भी हम तीनों के साथ कल फायर फेस्टिवल पर जाने वाले हो। और ये कहकर आगे जब भी वो अपने घर पर जाने लगता है, अचानक से वो वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और बाद में हमें पता चलता है कि बारिश में भीगने की वजह से तो वो बीमार पड़ गया था, इसी वजह से तभी उसके पास मैं आता है उससे मिलने के लिए। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद वो रियो के पास जाकर उससे बातें करता है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा मदद करने के लिए, और मैं अगर सच कहूँ तो मैं भी तुम लोगों के साथ फायर फेस्टिवल देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि मुझे ये बात ना बताकर तुम तुम्हारे डुप्लीकेट को इसके बारे में बताओ। उसका ये बात को सुनकर जब भी रियो उसका डुप्लीकेट से बातें करती है, अचानक से वो वहाँ पर ही गायब हो जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों रियो तो पहले की तरह एक हो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ फायरवर्क देखने के लिए जाते हैं। और फायरवर्क के शुरू होने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो अपना लव को कन्फेस कर लिया था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा कुनामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो रोती हुई कहने लग जाती है कि तुमको अभी जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम जवाब में क्या बोलोगे। और तभी हम लोग दूसरे मैं को देखते हैं। और आगे जब भी वो सुबह उठकर मिरर को देखती है, वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो असल में वो कोई और ही बन गई थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सकुटो अपने स्कूल पर था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि एजेंसी का न्यू रूल की वजह से मैं काफी दिनों से मैं से मिल नहीं पाई, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब समर वेकेशन खत्म हो जाएगा वो पहले की तरह हर दिन मुझसे आकर मिलेगा। और स्कूल तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्कूल के पहले दिन ही वो क्लास पर नहीं आई थी, और इसी वजह से सकुटो उसके क्लास पर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तो मैं नहीं था। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो सैड होकर अपने घर पर जा रहा था, तभी अचानक से वो मैं को देखता है, जो कि छुप छुप कर एक जगह पर जा रही थी। उसको यहाँ पर देखकर सकुटो जल्दी से उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम कौन हो। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर उससे कहने लगता है, असल में तुम्हारा प्यारा सा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए। वो कहती है कि तुम काफी
ज्यादा बेकार दिखते हो, इसी वजह से तुम मेरे बहन का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और तभी इतने में उस जहाँ पर मे का बहन आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में मे है। ये जानने के बाद तो उसको शुरुआत में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी वजह से आगे वो अपने पैर के मदद से उसका पैर को दबाने लगती है। उसका ये हरकत को देखकर तो सकुटो को भी समझ आ गया था कि वो असल में मे है। और आगे इसके बारे में पूछने पर उसको पता चलता है कि जब मैं आज सुबह उठकर देखी, मैं नोजुका के शरीर पर आ गई थी और वो मेरे शरीर पर। सकुटो पूछता है कि क्या ये एडोलेसेंट सिंड्रोम है? वो कहती है कि हाँ तुम सही हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे जब भी वो उन दोनों को अपने घर पर लेकर जाता है, नोजुका उससे पूछने लगती है कि जल्दी से बता आखिरकार ये घर का रेंट कितना है। वो कहता है कि मैं रेंट नहीं देता, बल्कि ये घर हमारा ही है। और वहाँ पर तो नोजुका को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच है। और नोजुका का ये नाम को सुनकर तभी सकुटो कहने लग जाता है कि ये नाम मैंने कहीं पर सुना है, तुम असल में वही लड़की हो ना जो कि एक आइडल ग्रुप पर है। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे सकुटो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार नोजुको तुम्हारा क्या लगता है? मैं बताती है कि असल में मेरा हाफ सिस्टर है और ये लड़की मेरे फादर की दूसरी शादी से पैदा हुई है। और कल रात ये मेरे घर पर आई थी, मेरे घर पर रुकने के लिए। लेकिन जब भी मैंने अगले दिन पर उठकर देखा, हम दोनों का बॉडी तो एक्सचेंज हो गया था। और आगे सकुटो नोजुका से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको इसके बारे में कुछ पता है? वो कहती है कि आखिरकार मुझे कैसे पता होगा, मैं भी ये चीज पहली बार देख रही हूँ। सकुटो कहता है कि आखिरकार तुमको कैसे पता नहीं होगा, तुमने मेरे क्यूट मे के साथ शरीर बदला है। उसका ये बात को सुनकर मैं सकुटो के गालों को खींचते हुए कहने लग जाती है कि तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और उन लोग का ये सब हरकत को देखकर तो दूसरा नोजुका काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि इस मोमेंट पे आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा शांत कैसे रह सकते हो? मैं कहती है कि जो हो गया सो हो गया, जब तक हम लोग अपना ओरिजिनल बॉडी पर नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा कामों को संभालूंगी और तुम मेरा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नोजुका भी इसके लिए मान गई थी। इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे को अपना शेड्यूल दिखाने लगते हैं, जहाँ पर मैं कहने लग जाती है कि मैंने कभी भी गाना नहीं गाई है और इसी के साथ साथ ना ही मुझे सिंगिंग करना पसंद है। नोजुका कहती है कि मैं फोटोशूट का सारा कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मुझे ड्रामा पर एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। उन दोनों का ये सब कुछ बकवास को सुनकर तो दूसरा सकुटो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है अरे भगवान, मैं आखिरकार उसको किस कैसे करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ स्कूल जाते हैं। और आगे सकुटो से पूछने पर नोजुका को पता चलता है कि स्कूल पर तो उसकी बड़ी बहन का कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे स्टेशन पर जाते हुए मैं उससे कहने लगती है कि स्कूल खत्म होते ही तुम तुरंत ही घर पर आ जाना, किसी से भी बातें ना करके। जिस पर नोजुका बताने लग जाती है कि असल में मेरा भी कोई भी दोस्त नहीं है। उन दोनों का ये बात को सुनकर तो सकुटो उन दोनों का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। और आगे स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं उससे अकेले में बातें करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुम नोजुको का ध्यान रखना। और आगे वो उसको सारा कुछ बता देती है कि कैसे उन दोनों का मॉम उन दोनों का इस्तेमाल करती है ताकि इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को जला सके। और आगे मे के जाने के बाद सकुटो नोजुका से बातें करने लगता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि क्या मैं अकेले में सेफ रहेगी। वो बताती है कि भले मैं एक आइडल हूँ, लेकिन मैं अपनी दीदी की तरह फेमस नहीं हूँ और किसी को भी मेरे बारे में कुछ खास पता नहीं है। और आगे स्कूल पहुँचने के बाद सकुटो नोजुका को उसका क्लास बता देता है, जहाँ पर नोजुका मे की तरह बातें करती हुए कहने लग जाती है कि मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो सकुटो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मे का नकल कर रहा था। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगती है कि कैसे वो बचपन से ही मे को देखते हुए आ रही है और इसी वजह से एक दिन जाकर वो उसके तरह बनना चाहती है। और आगे सकुटो रियो के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर तो सकुटो ने उसको सारा कुछ बता दिया था, जो सुनकर वो उससे कहने लगती है शायद ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा फेमस पर्सन है। और दूसरा नोजुका जो कि हमेशा से उसके तरह ही बनना चाहती थी। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद नोजुका और सकुटो ब्रिज पर जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद तो नोजुका काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और दूसरा तो सकुटो काफी देर से उसको एंजॉय करता हुआ देख रहा था। और उसको इतना ज्यादा घूरता हुआ देखकर नोजुका उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करती है, जहाँ पर सकुटो दोबारा एक ठड़की होकर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पैर के बीचों बीच अपना सर रखना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नोजुका उसको माँ बहन की गाली देने लग जाती है। और आगे सकुटो उससे कहने लग जाता है कि ये मे के लिए आम बात है और अगर वो यहाँ पर होती वो ये कहती कि ये सब कुछ नॉर्मल है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा नोजुका काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बहन को ये लड़के में क्या दिख गया। और आगे सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि तुम अपनी बड़ी बहन को मिस मे कहकर क्यों पुकारते हो और आखिरकार तुम अपना घर को छोड़कर मे के पास क्यों आए, क्या तुम उसको कुछ बताना चाहते थे। वो बताती है कि मैं असल में मे का काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ और रही बात घर छोड़ने की, मैं अपने मॉम से झगड़ा करके
उसके पास आ गई थी और आगे वो कुछ कहे इससे पहले ही सकुटो कहने लग जाता है कि तुम ये सब की जिम्मेदार मैं को मानते हो, मैंने सही कहा ना, और इसी वजह से शायद तुम मैं से काफी ज्यादा नफरत करते हो। उसका ऐसा कुछ बातें को सुनकर तो नोजुका काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं इस बारे में तुमको कुछ भी नहीं बताया, तो आखिरकार तुमको इसके बारे में पता कैसे चला। वो बताता है कि इसमें जानने वाली क्या बात है, ये तो सबको ही पता चल जाएगा, और शायद मेरे को भी इसके बारे में काफी पहले से ही पता था, और इसी वजह से शायद तुमको मेरे से एक बार बातें कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से नोजुका उसको रोकती हुए कहने लग जाती है कि मैं असल में आज तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे को ये सब के बारे में पहले से ही पता है तो मैं उसके घर पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और तभी इन्ने में उस पर मैं आ जाती है, जहाँ पर सकुटो उससे कहने लगता है कि आज असल में नोजुका मेरे घर पर रहना चाहता है, और आगे मैं के पूछने पर नोजुका बताने लग जाती है कि कैसे बचपन से ही उसे मैं से कंपेयर किया जाता था, और जब भी मैं ऑडिशन देने के लिए जाती थी तो मुझे पर पहुंच जाते थे, जिस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था, और इसी वजह से मेरी मोम अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारती थी, जहाँ पर मेरी मोम हमेशा मुझसे ये कहती रहती थी कि आखिरकार तुम मैं की तरह क्यों नहीं हो। और आगे जब भी तुमने अपना काम करना बंद कर दिया था उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि फाइनली अब मैं कुछ कर पाऊंगी, और इसी वजह से मैंने आइडल का एक ऑडिशन दिया और वहाँ पर मुझे चूज कर लिया गया। और उस दिन के बाद से तो मेरी मोम भी मुझसे काफी अच्छी तरीके से बातें करने लग गई थी, लेकिन जब भी मेरी मोम को पता चला कि तुम दोबारा शो बिजनेस पे उतर चुकी हो, मेरी मोम दोबारा पहले की तरह बन गई और मुझे ताना मारने लग गई, और मैं हर जगह पर बस तुम्हारा ही नाम सुनती हूँ। इसी वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ कोई भी मुझे देखता भी नहीं है, और यही वो रीजन है जिस वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं भी बचपन से तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और आगे वो उसको बताने लग जाती है कि कैसे उसके मॉम की वजह से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे, और इसी वजह से वो भी नोजुका से काफी ज्यादा नफरत करती है। और आगे घर पहुंचने के बाद सकुटो में से कहने लग जाता है कि क्या यही सही रहेगा। वो बताती है कि मैं नोजुका को तुम्हारे साथ बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकती, और इसी वजह से मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगी और वो मेरे घर पर। और आगे जब भी वो दरवाजे को खोलता है तभी अचानक से उसके बहन आ जाती है उसको वेलकम करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वो नोजुका को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मेरा भाई बिगड़ चुका है, जहाँ पर वो हर दिन कहीं ना कहीं से लड़कियां उसके घर पर लेकर आती है। और आगे इसके बारे में पूछने पर सकुटो बताने लग जाता है कि असल में मैं की छोटी बहन है और आज से कुछ दिनों तक वो यहाँ पर ही रहेगी। और आगे जब भी सकुटो नहाकर बाहर निकलता है मैं उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना देर से अंदर पर कर क्या रहे थे। इसका ये बात को सुनकर सकुटो जल्दी से एक फेमस डायलॉग कहता है, उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर मैं आगे उससे कहने लगती है कि जल्दी से अपना कपड़े को पहनो, अगर तुम हमेशा ऐसे करते रहोगे तो नोजुका को इसके बारे में पता चल जाएगा। वो कहता है कि बाहर में जाए मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे वो एक छोटी बच्ची नहीं है जिसको कि मैं दूध पिलाकर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोजुका काफी अच्छे तरीके से अपना काम कर रही थी, और दूसरा मैं भी कम नहीं होता जहाँ पर वो काफी अच्छी तरीके से सिंगिंग कर रही थी। और एक दिन उसके घर पर सोको आती है और उसकी बिल्ली के साथ खेलने लग जाती है, जहाँ पर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारा कोई बड़ी बहन है, अगर है तो क्या तुम मेरे साथ उसका सेट करवा दोगे। वो बताती है कि माफ करना मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो नोजुका के साथ स्कूल से घर पर जा रहा था, जहाँ पर सकुटो घर ना जाकर सीधा पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो टोमो से मिलता है जो कि एक मैगजीन पढ़ रही थी, और वो मैगजीन तो और किसी का नहीं बल्कि मे का था। और आगे काम के दौरान मे सकुटो से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि कैसे उसकी मॉम 50 से भी ज्यादा बार उसको मैसेज किया है। उसका ये बात को सुनकर आगे सकुटो उसको बताने लग जाता है कि कैसे नोजुका भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। और आगे उसके पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने के लिए आई थी, और मैं यहाँ पर अपनी बहन के बारे में सुनने के लिए नहीं आई हूँ, इसी वजह से चुप हो जाऊँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लग जाती है कि क्या नोजुका मेरे बारे में कुछ कह रही थी। वो बताता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोजुका का एक सूट था, और इसी वजह से सकुटो जल्दी से सुबह सुबह उसको देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि नोजुका तो मैं बनने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और ये करते करते वो इतना ज्यादा डर गई थी जिस वजह से पैनिक के मारे वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और आगे बाद में सकुटो मे से मिलता है, जहाँ पर वो उसको बताने लगता है कि कैसे वो शूटिंग के दौरान पैनिक के मारे वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी, और इसी वजह से आज के लिए शूटिंग बंद करना पड़ा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो क्लास में बैठ कर सकुटो इसी चीज के बारे में सोच रहा था। तभी इतने में उस जगह पर कुनामी आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में सोच
सोच रहे हो। वो कहता है अगर क्या होता अगर मेरा एक बड़ी बहन होती जो कि कुछ भी कर सकती है और वो मुझसे काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में पूछ रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो बताता है कि असल में मेरा कोई बड़ी बहन नहीं है और इसी वजह से मैं जानना चाहता था कि अगर कोई मेरी बहन से मुझे कंपेयर करता है तो मुझे कैसा फील होगा। कुनामी कहता है कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी लड़की से इसके बारे में पूछे जिसका की एक बड़ी बहन है। और वो तो असल में यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहा था। और आगे उसके आने के बाद सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है और क्या तुम उसको अच्छे तरीके से जानते हो। वो बताती है कि हाँ मेरी एक बड़ी बहन है और वो कुछ सालों पहले स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बन चुकी है। सकुटो पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन काफी ज्यादा जीनियस है। वो बताती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो कि कैसे उसको एक ही बारी में जापान के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। उसका ये बात को सुनकर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन को पसंद करते हो। वो बताती है कि कुछ खास नहीं। जिस पर सकुटो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन से नफरत करते हो। वो बताती है कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सकुटो को भी ईसा को समझ आ गया था कि वो ना ही अपनी बहन को पसंद करती है और ना ही नफरत। और आगे वो बताने लग जाती है कि मैं अपनी बहन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। जहाँ पर मेरी मॉम हमेशा ही मुझे उसके तरह बनने के लिए कहती है, इसी वजह से तो मैं कभी कभार काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो अपने घर पर जाता है वहाँ पर तो मैं उसके लिए इंतजार कर रही थी। जहाँ पर मैं उसको अपना घर का दूसरा चाबी देती हुए उससे कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम नोजुका के पास जाकर उसका मदद करो। उसका ये बात को सुनकर वो भी तुरंत ही मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहने लग जाती है कि चाहे जो कुछ ही हो जाए तुम कमरे में वो वुडन अलमारी को बिल्कुल भी मत खोलना। और आगे जब भी सकुटो नोजुका के घर पर जाता है वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो बताता है कि मैं तो इस जगह पर बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था। और आगे जब भी सकुटो उस घर का हालत को देखता है वो साफ सफाई करने के बारे में डिसाइड करता है। और आगे जब भी नोजुका नहाने के लिए जाती है तो ऐसा सकुटो जल्दी से वो वुडन अलमारी को खोल लेता है।